हेलो स्टूडेंट्स। 10, 11 और 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 10, 11, 12 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 10th, 11th और 12th नवंबर के डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन की हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। देखो, अंतर्राष्ट्रीय समाचार क्या है या इंटरनेशनल न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ जो इंटरनेशनल लेवल पर न्यूज़ बन रही हैं, वो बेसिकली किसी इंटरनेशनल संगठन से हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से न्यूज़ हो सकती है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर किसी अपॉइंटमेंट से न्यूज़ हो सकती है। तो जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पर किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, किसी कंट्री में कोई करेंसी को लेकर कोई चेंजेस हुए हैं, तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ बन रही है वो हम किस में कवर करेंगे? वो हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर। सेकंड हमारी कैटेगरी होगी राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय समाचार, नेशनल न्यूज़। नेशनल न्यूज़ मींस सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड जितने भी प्लान्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम्स स्टार्ट की गई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी इनिशिएटिव लिया गया है, एमओयू साइन किया गया है, तो वो हम किस में कवर करेंगे? राष्ट्रीय समाचार में। थर्ड हमारी कैटेगरी होगी राज्य समाचार। राज्य समाचार में हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स और प्लान्स पर चर्चा करेंगे। फोर्थ, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बैंक और वित्त से रिलेटेड समाचार। किसी का कंट्री ने या फिर किन्हीं दो बैंक्स ने आपस में बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप साइन किया है, कोई न्यू न्यूज आ रही है, बैंक से कोई अपॉइंटमेंट आ रहा है, कोई भी फाइनेंस से न्यूज है, तो वो सब हम बैंक और वित्त में कवर करेंगे। फिफ्थ कैटेगरी होगी हमारी रक्षा समाचार, जिसमें हम डिफेंस न्यूज देखेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितने भी रीसेंट इनोवेशंस हैं उन पर चर्चा करेंगे। स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे, हम खेल समाचार देखेंगे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखेंगे। उसके अलावा महत्वपूर्ण दिनों की खबरें देखेंगे, पुस्तकें और लेखक समाचार। रीसेंट अगर कोई बुक इनोग्रेट की गई है तो उसके राइटर से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट न्यूज बन रही है, वो डिस्कस करेंगे। किसके थ्रू लॉन्च की गई है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे रैंक एंड रिपोर्ट से रिलेटेड महत्वपूर्ण खबरें। देन हम शोक समाचार। देखो, शोक समाचार या ऑब्चुरी न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? किसी फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हुई है तो वो किस फील्ड से रिलेटेड है या उसने क्या काम किया है, कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला है तो उससे रिलेटेड अगर न्यूज बन रही है तो उस पर चर्चा करेंगे। पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड हम महत्वपूर्ण खबरें देखेंगे, डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीसेंट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, जो अभी रीसेंट नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट हुए हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही है उन पर चर्चा करेंगे। शिखर सम्मेलन और सम्मेलन से रिलेटेड समाचार देखेंगे। उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे क्लास के लास्ट में सारांश और क्विक समरी, जिसमें हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। क्लियर? तो ये 14 कैटेगरीज में डिवाइड करके हम आज की न्यूज़ डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 दिन की न्यूज़ है तो काफ़ी बड़ा लेक्चर होने वाला है आज का। और उसके साथ साथ हम लास्ट में क्या डिस्कस करेंगे? समरी और सारांश। क्लियर? ओके। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहले हमारी इंटरनेशनल न्यूज़। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर क्या है? एक कॉरिडोर है जो भारत और पाकिस्तान को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। तो वो कॉरिडोर जो किस दो कंट्रीज को आपस में जोड़ रहा है? भारत और पाकिस्तान को आपस में जोड़ रहा है। तो अभी करतारपुर साहिब कॉरिडोर ने कितने साल पूरे किए हैं? 5 साल। तो अभी हम 2024 में हैं, तो इसे 2019 में क्या किया गया था? शुरू किया गया था। अगर मैं करतारपुर साहिब कॉरिडोर की बात करूं तो 2019 में भारत के उस टाइम पे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने ही इसका 9 नवंबर 2019 को उद्घाटन किया था, गुरु नानक देव जी की जयंती पर। तो उस साल गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती थी? 550वीं जयंती थी। गुरु नानक देव जी कौन थे? जिनका तलवंडी में 1530 के आसपास जन्म हुआ था। और अगर मैं बात करूं गुरु नानक देव जी की, तो वो सिखों के पहले गुरु थे, जिन्होंने सिखिज्म को इंट्रोड्यूस किया था भारत के अंदर। तो उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हमने यही देखा है कि 5 साल पूरे हुए हैं, 5वीं वर्षगांठ मनाई है भारत और पाकिस्तान ने किसकी? करतारपुर साहिब कॉरिडोर की। तो गलियारा क्या है? पाकिस्तान में गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की ओर जाता है, जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जन्म के अंतिम 18 वर्ष बनाए थे। इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था, इनोग्रेट किया गया था? 9 नवंबर 2019 को इसे इनोग्रेट किया गया था। तो पिछले 5 वर्षों में लगभग 3.4 लाख से अधिक भक्तों ने इस स्थल का दौरा किया, जिसमें आज 417 तीर्थयात्री यात्रा कर रहे हैं, जो इस वर्ष की सबसे अधिक संख्या है। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कनाडा में। तो कनाडा ने क्या किया है? अभी जो कनाडा में बीसी है, जो ब्रिटिश कोलंबिया है कनाडा का, उसने एक मरीज में दुर्लभ H5 बर्ड फ्लू का मामला पाया है। तो मतलब ह्यूमंस में क्या आया है? H5 बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं, तो जो बेसिकली समाज के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है आगे चल के स्प्रेड हो जाए। तो कनाडा ने ब्रिटिश कोलंबिया में H5 बर्ड फ्लू के पहले संभावित मानव मामले की पुष्टि की है। तो एक किशोर H5 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए सकारात्मक पाया गया। यह देश के पक्षी रोगों की निगरानी और प्रबंधन के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण विकास को भी दर्शाता है। उसके साथ साथ स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसे एक दुर्लभ घटना बताया और प्रांत की वेबसाइट पर एक आधिकारिक बयान के माध्यम से मामले का खुलासा किया। तो याद रखना, कनाडा के BC में एक मरीज में दुर्लभ H5 बर्ड फ्लू का मामला पाया गया है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है SDS। SDS क्या होता है? स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। तो अभी कनाडा ने भारत और 13 अन्य देशों के लिए SDS वीजा कार्यक्रम रद्द कर दिया है। तो SDS का मतलब माध्यम क्या था? बेसिकली जो SDS कार्यक्रम या वीजा कार्यक्रम इंट्रोड्यूस किया गया था, इसका पर्पस था कि विदेशों से ज्यादा छात्रों को आकर्षित किया जा सके, जो उनका बेसिकली फ्लाइंग है उसको इजी किया जा सके, प्रोसेस को और क्या किया जा सके, आसान किया जा सके। बट कुछ कारणों की वजह से कनाडा ने भारत के साथ साथ 13 अन्य देशों के लिए SDS वीजा कार्यक्रम रद्द किया है। तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या न्यूज बन सकती है यहाँ से, या क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। तो कनाडा सरकार ने आधिकारिक रूप से स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की है। कार्यक्रम भारतीय छात्रों के बीच अध्ययन परमिट के शीघ्र प्रसंस्करण के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय था। प्रभावी रूप से तुरंत भारत और 13 अन्य देशों के छात्रों को अब नियमित अध्ययन परमिट प्रणाली के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। मतलब जैसे पहले रेगुलर प्रोसेस होती थी, उसी प्रोसेस के थ्रू क्या करना पड़ेगा? उन्हें अब आवेदन करना पड़ेगा। क्लियर? तो यह परिवर्तन SDS के माध्यम से पहले से उपलब्ध तेज आवेदन प्रबंधन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है भारत और बिम्स्टेक ने। बिम्स्टेक क्या है बेसिकली? सो भारत और बिम्स्टेक, अब दो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इंडिया की और बिम्स्टेक की। तो अब भारत और बिम्स्टेक दोनों मिलकर बेंगलुरु में एक एनर्जी हब स्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए उन्होंने आपस में क्या किए हैं? समझौते ज्ञापन पर बेसिकली हस्ताक्षर किया है। तो विदेश मंत्रालय ने यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कौन है मिनिस्टर आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, S जयशंकर ने कर्नाटका में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सचिव हैं जयदीप मजूमदार और बिम्स्टेक महासचिव इंद्रमणि पांडे ने समझौते को औपचारिक रूप दिया है। बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच अधिक ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता किया गया है। इस पहल से क्षेत्र में ऊर्जा सुरक्षा और सहयोग बढ़ने की भी उम्मीद है। तो याद रखना है, भारत और बिम्स्टेक अब दोनों मिलकर कहां पर एक एनर्जी हब एस्टेब्लिश करेंगे? बेंगलुरु में। तो डायरेक्ट न्यूज तो आपकी यहीं से बन जाएगी कि बेंगलुरु में क्या होगा? एक न्यू हब एस्टेब्लिश किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारी इंटरनेशनल न्यूज ही है। तो मॉरिशियस, हाल ही में मॉरिशियस में क्या हुए हैं? चुनाव हुए हैं, जहां पर मॉरिशियस के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ, नाम याद रखना है आपको, प्रविंद जगन्नाथ वर्तमान या पूर्व प्रधानमंत्री थे। अभी उनकी हार हुई है और इस बार नवीन रामगुलार के तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने की उम्मीद है।
तो मॉरिशस का विपक्ष हालिया विधायी चुनावों में जीत के लिए तैयार दिख रहा है। प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने 11 नवंबर को हार स्वीकार की है। विपक्ष के नेता डॉक्टर नवीन रामगुलार के तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने की क्या है उम्मीद है। तो वह अपने परिवर्तन गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको याद रखनी है। तो मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री बनने के लिए राम गुलाम जी तैयार हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारी इंटरनेशनल न्यूज है। अभी भारत के जो यूनियन मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी, जिन उन्होंने अभी सऊदी अरब की यात्रा की है 29-30 अक्टूबर को। तो उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आ रहे हैं। तो एक बार देख लेते हैं सऊदी अरब की यात्रा में क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल कर आए हैं। तो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, जिन्होंने 29 से 30 अक्टूबर 2024 तक सऊदी अरब का दौरा किया और 8वें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में भाग लिया। तो उन्होंने रियाद में अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की इससे अध्यक्षता भी की है। उसके साथ साथ गोयल जी ने रियाद के लुलु हाइपर मार्केट में लुलु वाली दिवाली महोत्सव का शुभारंभ किया, जिससे भारत सऊदी सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने रियाद में भारतीय दूतावास में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल की भी अनावरण किया, जिसमें विभिन्न भारतीय जिलों के अनूठे उत्पादन प्रदर्शन किए गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री याद रखना पीयूष गोयल जी की सऊदी अरब की यात्रा। तो क्या क्या पॉइंट निकल के आया। सबसे पहले तो उन्होंने FII8 में पार्टिसिपेट किया, जो 8वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव था। उसके साथ साथ लुलु हाइपर सुपरमार्केट में लुलु वाली दिवाली महोत्सव का भी उन्होंने शुभारंभ किया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का भी इन्होंने रियाद में अनावरण किया। तो ये 3-4 पॉइंट्स यहाँ से निकल के आ रहे हैं जो आपको याद रखने हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी की सऊदी अरब यात्रा से। क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी नेशनल न्यूज। देखो क्या है, अभी हमने इंटरनेशनल न्यूज कवर की है। जितनी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज 10, 11, 12 नवंबर में बनी है जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमने सारी कवर कर ली है। अब हम बढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की तरफ या सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लान्स की तरफ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर मैं इनिशिएटिव्स में बात करूं तो सबसे पहली न्यूज है हमारी जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट से एक दो पॉइंट्स हम डिस्कस भी कर सकते हैं। आर्टिकल 124 से 147 तक जो आर्टिकल्स हैं वो किसको डील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को डील करते हैं। पहला सुप्रीम कोर्ट अगर मैं बात करूं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था ब्रिटिश राज में। उसके बाद 1935 में फेडरल कोर्ट आया और 1950 में हमने सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया था, जो एट प्रेजेंट न्यू दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में 34 जजेस होते हैं, जिसमें एक CGI जो हेड है। अभी CGI से रिलेटेड में हमने डिस्कस किया था कि DY चंद्रचूड़ जी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्लियर, जो भारत के 50वें CGI थे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के पास रिट इशू करने की पावर होती है अंडर आर्टिकल 32। डन। सुप्रीम कोर्ट का अगर ये पूछ ले कि जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं बाय कॉलेजियम सिस्टम। रिमूव प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की सहसमिति से हो सकता, सम्मति से हो सकता है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस को बेसिकली देखो, जब इनिशियली सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हुआ था तो देयर वर टोटल 7 जजेस प्लस 1 इंक्लूडिंग CGI, बट अभी 34 जजेस हैं। तो ये जो नंबर इंक्रीज करने की पावर है ये किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट चाहे तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज कर सकती है, संख्या को इंक्रीज कर सकती है। क्लियर। नेक्स्ट उसके अलावा मैं बात करूं नेशनल न्यूज, सेकेंड नेशनल। ओके, एक बार ये न्यूज डिस्कस कर लेते हैं हम सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है, AMU की अल्पसंख्या स्थिति पर 1967 के फैसले को पलट दिया है। तो अब क्या फैसला था, क्या उससे रिलेटेड था, तो अभी 8 नवंबर की हम बात कर रहे हैं।
तो 4:3 के रेशियो से सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बाशा मामले में 1967 के अपने फैसले को पूरी तरह से पलट दिया है। तो क्या फैसला था? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसको अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने से पहले के फैसले ने इनकार कर दिया था। यह ऐतिहासिक निर्णय एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को इसके ऐतिहासिक, प्रशासनिक और स्थापना संदर्भ के आधार पर मूल्यांकन या पूर्ण मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं। निर्णय का शैक्षणिक संस्थानों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत मान्यता देने के तरीके पर भी महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, 5वां राष्ट्रीय ईएमआरएस उत्सव आदिवासी विरासत और बिरसा मुंडा की विरासत का जश्न मनाता है। तो अभी 5वां क्या किया गया है? ईएमआरएस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। कहां पर? भुवनेश्वर उड़ीसा में, जो 12 से 15 नवंबर तक चला था, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से इससे क्या क्या न्यूज बन सकती है। आपको मेजरली तो ये याद रखना है कि 5वां ईएमआर राष्ट्रीय ईएमआरएस उत्सव जो आदिवासी विरासत और बिरसा मुंडा की विरासत का जश्न मनाता है, कहाँ पर आयोजित किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कब से कब तक? 12 से 15 नवंबर तक। तो राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समाज द्वारा आयोजित और ओडिशा मॉडल जनजातीय शैक्षणिक समाज द्वारा इसे होस्ट किया गया था। यह कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि थीम के साथ सम्मानित किया गया। तो इसकी अगर मैं थीम की बात करूं तो थीम क्या रही है? भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। तो यह भारत की जनजातीय समुदाय, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास के बीच गहरे संबंध को भी रेखांकित करता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको, 5वां राष्ट्रीय ईएमआरएस उत्सव आदिवासी विरासत और बिरसा मुंडा की विरासत का जश्न मनाया गया उड़ीसा भुवनेश्वर में। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, जहां पर महिलाओं को एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को प्रधानमंत्री द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो अभी एक कैबिनेट ने या मंत्री मंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी है। क्लियर? तो 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम विद्या लक्ष्मी योजना की मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ताकि वित्तीय बाधाएं उच्च शिक्षा में बाधा न बने। तो हायर एजुकेशन के लिए इस स्कीम को क्या किया गया है? स्टार्ट किया गया है। इसके लिए अगर मैं बजट की बात करूं तो 25 से 31 तक जो सरकार है वो 36 करोड़ रुपए आवंटित करेगी, जिसमें 7 लाख नए छात्रों को लाभ होगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के लिए 10,700 करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को भी मंजूरी दी है। तो मंत्रिमंडल ने मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज है, इगास बगवाल। तो उत्तराखंड की जीवंत लोक विरासत का उत्सव। तो उत्तराखंड एक अनोखा त्योहार मनाता है जिसे इगास बकवाल के नाम से जाना जाता है, जिसे बूढ़ी दिवाली या हर बोधनी एकादशी भी कहा जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इगास बकवास कहाँ पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो एक तरह से ये दिवाली के ठीक 11 दिन बाद पर्वतीय क्षेत्रों में श्रद्धा और आनंद के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। बूढ़ी दिवाली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे दिवाली के बाद सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? बूढ़ी दिवाली या हरबोधनी एकादशी। हरबोधनी एकादशी मतलब दिवाली के ठीक 11 दिन बाद। क्लियर? तो उत्तराखंड की लोक धरोहर का सार यह त्योहार दर्शाता है, जो साझा उत्सवों और पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से समुदायों को एकजुट करता है। इस वर्ष त्योहार 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। तो इगास बगवाल याद रखना है, कहाँ का है? उत्तराखंड की जीवंत लोक विरासत का एक उत्सव है। तो पूछ लेगा बूढ़ी दिवाली कहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है, किस फेस्टिवल को हम बूढ़ी दिवाली फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं? तो इगास बकवाल को। कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये उत्तराखंड में। नेक्स्ट है स्टेट न्यूज। तो नेशनल न्यूज जो हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर लिए, अब हम स्टेट न्यूज डिस्कस कर रहे हैं।
तो अभी डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस लॉन्च की गई हैं कुछ राज्यों के थ्रू, तो वही देखना है हमें, जिसमें 3 मेजर राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का और कर्नाटका। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं पॉल्यूशन कम करने के लिए, भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का अनावरण किया गया है मेजरली 3 राज्यों में। कौन कौन से 3 राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो देख लेते हैं एक बार इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं। तो कई भारतीय राज्य डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा शुरू करके अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। ये बसें प्रदूषण को कम करती हैं और अधिक यात्रियों को ले जाती हैं, जिससे सार्वजनिक परिवहन कुशल और टिकाऊ बनता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका जैसे राज्यों ने इन पर्यावरण अनुकूल बसों को लॉन्च किया। तो किस किस ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो 3 बेसिकली स्टेट्स हैं जिनके थ्रू इस बस को लॉन्च किया गया है। डन। तो इन कार्यक्रम की सफलता अन्य शहरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे भारत की एक स्थायी शहरी परिवहन पारिस्थितिक तंत्र के करीब पहुंच सकती है। नेक्स्ट है हमारी स्टेट न्यूज। तो स्टेट से ही है। सो अभी क्या है, केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह जी, जिन्होंने अग्निशमन सेवाओं के लिए विस्तार के लिए लगभग 725.62 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे फायर सर्विस एक्सपेंशन मॉड्यूल को बढ़ावा देने के लिए कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के लिए इस बजट को आवंटित किया गया है। तो 3 बेसिकली स्टेट्स हैं जिसको ये बजट दिया गया है। कौन कौन से स्टेट्स हैं यहाँ पर? छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो देख लेते हैं न्यूज। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, जिन्होंने 725.62 करोड़ रुपए की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। परियोजनाएं राज्य में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के अंतर्गत हैं। इस वित्त पोषण से छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल को क्या पहुंचेगा? लाभ पहुंचेगा। तो यह अनुमोदन आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। क्लियर? तो याद रखना है, अभी जो अग्निशमन के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मिली है वो किन किन राज्यों के लिए मिली है? छत्तीसगढ़ के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? 147.76 करोड़ रुपए। ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ और पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपए। क्लियर? नेक्स्ट स्टेट न्यूज है। एडीबी ने उत्तराखंड जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए 200 मिलियन यूएसडी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम एशियाई विकास बैंक के नाम से जानते हैं, अभी उसने उत्तराखंड में जो जीवन यापन सुधार परियोजनाएं हैं, जो लाइवलिबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार को कितने का लोन की मंजूरी दी है? 200 मिलियन यूएसडी लोन की मंजूरी दी है। तो याद रखना है, एडीबी और किसके बीच में टाइप हुआ है? उत्तराखंड सरकार के बीच में। कितने रुपए का टाइप है? 200 बिलियन डॉलर का है, मिलियन डॉलर का है। और किस प्रोजेक्ट के लिए? ये जीवन यापन सुधार परियोजना के लिए। क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार न्यूज। तो एशियन विकास बैंक ने उत्तराखंड में शहरी बुनियादी ढांचे और जलवायु सहनशीलता को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। यह परियोजना भारत सरकार के शहरी विकास एजेंडा के अनुरूप है। यह उत्तराखंड के 5 शहरों हल्द्वानी, चंपावत, किच्चा, कोटद्वार और विकासनगर में आवश्यक शहरी सेवाओं को उन्नत करेगा। तो उत्तराखंड के कितने शहरों में इसकी फैसिलिटीज को इनको स्टार्ट किया जाएगा? बेसिकली 5 शहरों में। क्लियर? तो इस पहल का उद्देश्य स्थायी और रहने योग्य शहरी संस्थान प्रदान करना है। तो एडीबी ने उत्तराखंड, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, एडीबी का उत्तराखंड के साथ बेसिकली लोन एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से है। बैंक और फाइनेंस से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली न्यूज क्या आ रही है हमारी? सीतारमण ने एमएसएमई आउटरीच की शुरुआत की, कर्नाटका में सिडबी का विस्तार। तो सबसे पहले तो आपको एमएसएमई पता होना चाहिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो अगर मैं बात करूं तो केंद्रीय मंत्री हैं बेसिकली निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने अभी क्या किया है?
बेसिकली आउटरीच की शुरुआत की है एमएसएमई के लिए, और कर्नाटका में जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है उसका भी विस्तार किया गया है। तो केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने बेंगलुरु में राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके साथ साथ यह कार्यक्रम वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग और भारतीय लघु उद्योग विकास द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। तो डीएफएस और सिडबी के द्वारा इसको क्या किया गया है, बेसिकली स्टार्ट किया गया है। तो मुख्य अधिकारी जिनमें श्री जीतन राम मांझी केंद्रीय एमएसएमई मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम ने लगभग 150 एमएसएमई क्लस्टर को वर्चुअली जोड़ा, वित्तीय सेवाओं की पहुंच पर जोर दिया और देश भर में एमएसएमई की वृद्धि को बढ़ावा दिया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट बैंक और फाइनेंस से ही है। यूनियन बैंक से इंपॉर्टेंट न्यूज है। वित्त मंत्री ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए यूनियन बैंक की नारी शक्ति शाखाओं का शुभारंभ किया है। देखो, नारी शक्ति शाखाएं व्यूमेन्स को सशक्त बनाने के लिए, जहां पर व्यूमेन्स इजीली क्या कर सकती हैं, अकाउंट्स ओपन कर सकती हैं, या महिलाएं को यहाँ पर वित्तीय सहायता दी जाएगी, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन को फुलफिल किया जाएगा। महिला उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु, चेन्नई और विशाखापट्टनम में नारी शक्ति क्या की गई है, ब्रांच ओपन की गई है, और उसके साथ साथ जयपुर में भी इनकी ब्रांच ये ओपन की गई है। तो केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 5 विशेष नारी शक्ति शाखाओं का उद्घाटन किया। शाखाएं बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर में स्थित हैं। ये शाखाएं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विशेष रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में महिला उद्यमियों का समर्थन करने का भी लक्ष्य रखती हैं। यह पहल सुलभ वित्त कौशल प्रशिक्षण और परामर्श सेवाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर जोर देती है। तो याद रखना है, नारी शक्ति शाखाएं किस बैंक के थ्रू स्टार्ट की गई हैं, तो यूनियन बैंक के थ्रू। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं किस मंत्रालय के थ्रू इन्हें सपोर्ट किया गया है, वित्त मंत्रालय के थ्रू, और कहां कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम और जयपुर में। नेक्स्ट, बैंक और फाइनेंस से ही है। एडीबी अभी हमने बात की थी प्रीवियस, अभी हमने देखा भी था एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। और एडीबी ने उत्तराखंड को 200 बिलियन यूएसडी डॉलर का लोन मिलियन यूएसडी डॉलर का लोन प्राप्त दिया था। तो अब एडीबी से ही नेक्स्ट न्यूज है, फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। तो एडीबी ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला जैव विविधता और प्राकृतिक बॉन्ड क्या किया है, जारी किया है। तो पहला जैव विविधता और प्राकृतिक बॉन्ड है जिसको एडीबी ने क्या किया है, जारी किया है। क्लियर? तो एशियाई विकास बैंक ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला जैव विविधता और प्राकृतिक केंद्रीय बॉन्ड जारी किया। बॉन्ड की घोषणा कोलंबिया के काली में जैव विविधता पर सम्मेलन के 16वें पक्षकार सम्मेलन में की गई है। उसके साथ साथ 10 वर्षीय बॉन्ड को एडीबी के सतत विकास कार्यक्रम के तहत इसके पर्यावरण समूह के सहयोग से जारी किया गया है। तो बॉन्ड जारी करने को जापान स्थित दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा खरीदा गया और फ्रांस स्थित क्रेडिट एग्रीकोल द्वारा इसे व्यवस्थित किया गया है। तो एशियन विकास बैंक ने 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का पहला जैव विविधता और प्राकृतिक केंद्रीय बॉन्ड जारी किया है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट बॉन्ड है ये। डन। नेक्स्ट, आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर 43वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट क्या की है, जारी की है। 29 अक्टूबर को रिजर्व बैंक ने अप्रैल से सितंबर 2024 के लिए विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर अपनी 43वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट क्या की है, जारी की है। तो 18 अक्टूबर 2024 तक अगर मैं बात करूं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना रहा है, 688.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। रिजर्व में 598.24 बिलियन
अमेरिकी डॉलर की विदेश मुद्रा संपत्ति, 67.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सोना, 18.27 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एसडीआर और 4.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आरटीपी क्या है इसमें शामिल है। क्लियर। तो रिपोर्ट में एफईआर में वृद्धि दिखाई गई है। उसके साथ साथ जो मार्च 31 2024 को 646.42 बिलियन यूएसडी से बढ़कर सितंबर 2024 तक कितनी हो गई है, 705.78 बिलियन अमेरिकी हो गई है। क्लियर। तो आरबीआई ने विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन पर 43वीं अर्धवार्षिक रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट बैंक से ही है। तो मैनकाइंड फार्मा, देखो जो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफी फेमस कंपनी है, अभी इसने क्या किया है, बीएसवी, जिसे हम क्या कहते हैं, भारत सीरम एंड वैक्सीन लिमिटेड, बीएसवी का 13,768 करोड़ रुपए का अधिग्रहण पूरा किया है। तो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड ने भारत सीरम और एंड वैक्सीन लिमिटेड में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण 13,768 करोड़ रुपए में क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। तो मैनकाइंड फार्मा का अधिग्रहण भारतीय महिलाओं की स्वास्थ्य, महत्वपूर्ण देखभाल और प्रजनन दवा बाजार में इसकी नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। लेन देन को आंतरिक संचय और बाहरी ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया गया था। उसके साथ साथ जिसे गैर परिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्रों के संयोजन के माध्यम से व्यवस्थित किया गया था। तो 2500 से अधिक बीएसवी टीम सदस्यों का जुड़ाव मैनकाइंड की नींव को तीव्र वृद्धि और उन्नत क्षमताओं के लिए मजबूत करता है। क्लियर। नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। तो इंपॉर्टेंट बैंक और फाइनेंस से जितनी भी न्यूज बन रही थी वो हमने कवर की है। तो अब एक बार डिफेंस से इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज डिफेंस से बन रही है। 7वीं वार्षिक भारत श्रीलंका तटरक्षक बैठक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देती है। तो अभी क्या किया गया है, भारत और श्रीलंका की 7वीं बेसिकली तटरक्षक बल की बैठक का आयोजन किया गया। कहां पर आयोजन किया गया, ये 11 नवंबर 2024 को कोलंबो में। अच्छा, कई बार पूछा जाता है, लेट्स सपोज करो ये इंडिया है, रफली अगर मैं ड्रॉ करूं, और यहाँ पर ये श्रीलंका है, तो इंडिया और श्रीलंका को एक ही स्टेट है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है। तो इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं, पाक स्टेट। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जो इंडिया और श्रीलंका को क्या करता है, सेपरेट करता है, तो कौन सा है, पाक स्टेट। सो कहां पर आयोजित की गई है तटरक्षक बल की, बेसिकली दोनों कंट्रीज के तटरक्षक बल की बैठक कोलंबो में 11 नवंबर 2024 को। तो बैठक में महानिदेशक एस परमेश के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिमंडल ने भाग लिया। तो एसएलसीजी प्रतिमंडलों का नेतृत्व महानिदेशक रियर एडमिरल वाई आर सेरासिंगे ने किया था। उसके साथ साथ बैठक का ध्यान क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित था। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है, भारत और श्रीलंका की तटरक्षक बैठक कहां पर कंडक्ट की गई है, कोलंबो में अभी कंडक्ट की गई है। डन। नेक्स्ट डिफेंस से न्यूज है। भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 लॉन्च किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अंतरिक्ष अभ्यास 2024, जिसका अनावरण काम किसने किया है, भारत ने किया है, और ये भारत का अपना पहले तरीके का अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास है। तो डिफेंस स्पेस एजेंसी ने 11 से 13 नवंबर 2024 तक एक अभूतपूर्व 3 दिवसीय अभ्यास, जिसका नाम क्या रखा गया है, अंतरिक्ष अभ्यास रखा गया 2024, उसका आयोजन किया है। यह अभ्यास अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों और सेवाओं के बढ़ते खतरों का अनुकरण और समाधान करने का लक्ष्य रखता है। यह भारत में अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास है, और यह अभ्यास मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ के तहत आयोजित किया जाता है। तो भारत ने पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 11 से 13 नवंबर को लॉन्च किया, जो कितने दिन तक का अभ्यास था, ये 3 दिवसीय अभ्यास था। क्लियर।
नेक्स्ट डिफेंस ही न्यूज है। रूस का पेंट सिरर सिस्टम भारत के रक्षा शस्त्रागार में एक रणनीतिक जोड़। तो एक बार देख लेते हैं। देखो क्या है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने और रूस की एक रोसोबोरन एक्सपोर्ट है उसके बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पैट्रियट सिस्टम के लिए जो भारत की रक्षा जो डिफेंस आर्सेनल है उसमें क्या करेगा, आगे चल के एक राजनीतिक जोड़ देगा या भारत को डिफेंस के मामले में और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तो किस किस के बीच में है ये, बीडीएल और आरओई के बीच में। तो भारत और रूस ने संयुक्त रूप से पेंटसिर वायु रक्षा मिशन मिसाइल गन निर्माण या गन प्रणाली का निर्माण करने पर सहमति व्यक्त की है। समझौता भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल का समर्थन करता है। यह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और रूस की रोसबोरॉन एक्सपर्ट के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। यह भारत की रक्षा समझौते को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। क्लियर? ओके, तो याद रखना है। नेक्स्ट डिफेंस ये सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी को 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक अल्जीरिया यात्रा पर भेजा गया है। या सीडीएस जनरल हैं अनिल चौहान जी, जिनकी अल्जीरिया की यात्रा रही है 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। तो वहीं से रिलेटेड कुछ उनके दौरे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं जिनको हम क्या कर लेते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर बात करें, रक्षा प्रमुख है जनरल अनिल चौहान जी, जिन्होंने 31 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक अल्जीरिया का दौरा किया। 1 नवंबर 2024 को उन्होंने अल्जीरिया की गौरवशाली क्रांति की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक सैन्य परेड और समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। 3 नवंबर 2024 को जनरल चौहान और जनरल सईद चनेगिया ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। क्लियर? तो यह यात्रा भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अक्टूबर 2024 में अल्जीरिया की यात्रा के बाद हुई है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से न्यूज है। इंपॉर्टेंट न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। टाटा पावर ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए नवीकरणीय ऊर्जा में 550 करोड़ रुपए का क्या किया है, बेसिकली निवेश किया है। तो नोएडा के जेवर में एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जिसका एक टर्मिनल स्टार्ट भी हो गया है, तो उसी से ये न्यूज बन रही है। तो टाटा पावर ने अभी क्या किया है, इस बेसिकली प्रोजेक्ट में नवीकरणीय ऊर्जा में लगभग 550 करोड़ रुपए का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। क्लियर? तो टाटा पावर ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए साझेदारी की है। कंपनी सौर और पवन ऊर्जा क्षमता विकास में 550 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। उसके साथ साथ यह रणनीतिक कदम भारत के विमान क्षेत्र में स्थायी बुनियादी ढांचा बनाने के लिए टाटा पावर की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। सहयोग के तहत 13 मेगावाट सौर ऊर्जा सुविधा और 10.8 मेगावाट ऊर्जा का विकास किया गया है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। पश्चिमी घाट में नई अग्रणी प्रतिरोधी द्विफूलने वाले पौधे की प्रजाति की खोज की गई है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो भारत का उस उत्तरी पश्चिमी घाट है वहां पर डिक्की प्लेट्रा की एक नई अग्रणी प्रतिरोधी प्रजाति की पहचान की है। डिक्ली प्लेट्रा पालिफोमोर्फा नामक यह प्रजाति कठोर आग प्रवण घास के मैदानों में पनपती है और दुर्लभ द्विफूलने वाले व्यवहार प्रदर्शन करती है। यह खोज पुणे के अघारकर अनुसंधान संस्थान की एक टीम के द्वारा की गई है। यह प्रजाति तलेगांव दाभाडे में पाई गई, जो अपने घासों के मैदान और चारे के बाजार के लिए जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट में नई अग्रणी प्रतिरोधी द्विफूलने वाली पौधे की प्रजाति की
खोज की गई है। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास और इसरो ने क्या किया है, कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए, इसके स्पेस क्राफ्ट थर्मल रिसर्च सेंटर डेवलप करने के लिए। तो दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की, किस किस ने, आईआईटी मद्रास ने और इसरो ने थर्मल अनुसंधान केंद्र पर बेसिकली या केंद्र को स्थापित करने के लिए एक दूसरे के लिए के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो आईआईटी मद्रास द्रव और तापीय विज्ञान में अनुसंधान पर केंद्रीय उत्कृष्ट केंद्र बनाने के लिए इसरो के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसरो इस केंद्र की स्थापना के लिए 1.84 करोड़ रुपए की प्रारंभिक धनराशि प्रदान करेगा। केंद्र का उद्देश्य अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान को आगे बढ़ाना है। यह सहयोग भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में क्षमताओं को बढ़ाएगा। तो आईआईटी मद्रास इसरो ने अंतरिक्ष यान थर्मल अनुसंधान केंद्र पर सहयोग किया। क्लियर। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं, 3 में से 1 से अधिक प्रजातियां विलुप्ति के खतरे में हैं। आईयूसीएन की पहली वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन में यह पाया गया है। तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने 28 अक्टूबर 2024 को अपनी पहली व्यापक वैश्विक वृक्ष मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित की है। मूल्यांकन से पता चला कि अब दुनिया की लगभग 38% वृक्ष प्रजातियां विलुप्ति की बेसिकली समस्या को झेल रही हैं। तो धमकीग्रस्त पेड़ों पर सबसे अधिक अनुपात द्वीपों पर पाया गया, मुख्य रूप से वनों की कटाई, आक्रामक प्रजातियां, कीटों और बीमारियों के कारण ये रिपोर्ट पेश की गई है। उसके साथ साथ अगर बात करें तो मुख्य निष्कर्षों की घोषणा कोलंबिया के काली में जैव विविधता पर सम्मेलन के 16वें पक्षगार सम्मेलन, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी COP16 कोलंबिया में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। तो आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पहले नेचर होता था, अब नेचुरल रिसोर्सेज इसका नाम हो गया है। तो इसने एक रिपोर्ट बेसिकली पब्लिश की है जिसमें बताया कि दुनिया में 38% पेड़ों की ऐसी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होने के क्या हैं, कगार पर हैं, या धीरे धीरे वो क्या हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। क्लियर। और कहां पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया 16वें पक्षकार सम्मेलन में। नेक्स्ट देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, नासा ने पहले अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के लिए प्रोटोटाइप टेलीस्कोप का अनावरण किया है। तो नासा ने अपने पहले अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के लिए प्रोटोटाइप टेलीस्कोप का अनावरण किया। नासा ने बाहरी अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करने के लिए इंजीनियरिंग विकास इकाई दूरबीन के रूप में जाने जाने वाले 6 दूरबीनों के प्रोटोटाइप का अनावरण किया है। दूरबीन को यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक संयुक्त मिशन के रूप में लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना कहा जाता है। लीसा मिशन का उद्देश्य 3 अंतरिक्ष यानों को त्रिकोणीय संरचना में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का अध्ययन करना है, जिसमें प्रत्येक पक्ष की लंबाई लगभग कितनी होगी, 1.6 मिलियन मील होगी। प्रोटोटाइप एम्बर रंग के ग्लास सिरेमिक, जिसे जेरोडुकर कहा जाता है, उससे बना है, जिसमें प्राथमिक दर्पण को सोने से लेपित किया गया है ताकि अवरक्त लेजरों को परावर्तित किया जा सके और गर्मी के नुकसान को कम किया जा सके। क्लियर। तो नासा ने पहले अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के लिए प्रोटोटाइप टेलीस्कोप का अनावरण किया। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट बेसिकली ये टेलीस्कोप है, जिसे क्या नाम दिया गया है, लीजा कहा जाता है। लीजा की भी अपनी फुल फॉर्म में कई बार पूछ लेगा, लीजा क्या है, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। क्लियर। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ नासा ने इसे बिल्ड किया है या एस्टेब्लिश किया है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हमने देखी है, अब स्पोर्ट्स से देख लेते हैं। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप। तो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए इसका आयोजन कहां पर किया गया है। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया है, अल्बानिया में। तो अल्बानिया में आयोजित की गई थी, जहां पर चिराग चिकार ने स्वर्ण पदक जीता और भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं, 9 पदक जीते हैं। तो इंपॉर्टेंट याद रखना है।
और भारत कौन से स्थान पर रहा है? यहाँ पर चौथे स्थान पर रहा है। तो 9 पदकों में से एक तो स्वर्ण पदक है जो चिराग चिकार ने जीता है, उसके साथ साथ एक रजत पदक है और 7 कांस्य पदक है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप जो अल्बानिया में आयोजित की गई, जहां पे भारत का स्थान चौथा स्थान रहा है। उसके साथ साथ बात करूं तो भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, एक एक और 7, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल। तो देख लेते हैं क्या क्या न्यूज बन रही है यहाँ से, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे हैं। तो भारतीय पहलवान है चिराग चिकारा, जिन्होंने तिराना अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। चिराग अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान और कुल मिलाकर तीसरे भारतीय बने हैं। भारत ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें से एक स्वर्ण, एक रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। और टीम स्टैंडिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे पर। अंजलि ने महिलाओं की 59 किलोग्राम श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र रजत पदक जीता, जबकि विक्की ने पुरुषों की 57 किलोग्राम श्रेणी में क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 चिराग चिकार ने स्वर्ण पदक जीता और भारत ने 9 पदकों के साथ चमक बिखेरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज से है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024। तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को सम्मानित है ये दिन। तो 11 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या नेशनल एजुकेशन डे के नाम से क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं, जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती को चिन्हित है। तो हर साल 11 नवंबर को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। वो आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। तो अगर आपसे पूछ ले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उन्हीं के एनिवर्सरी पे नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का महत्व शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र के भविष्य को आकार देना है। तो यह आजाद के शिक्षित और सशक्त भारत के दृष्टिकोण की याद भी दिलाता है। तो इंपॉर्टेंट डे है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के पहले स्वतंत्र शिक्षा मंत्री या स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से ये विश्व गुणवत्ता सप्ताह। तो अभी हमने 11 से 15 नवंबर 2024 को वैश्विक स्तर पर गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक थीम के साथ विश्व गुणवत्ता सप्ताह सेलिब्रेट किया है। तो विश्व गुणवत्ता सप्ताह कब से कब तक बनाया गया है? 11 से 15 नवंबर तक। चार्टर्ड क्वालिटी इंस्टीट्यूट द्वारा इसे आयोजित किया गया है, जिसकी थीम क्या रही है? गुणवत्ता अनुपालन से प्रदर्शन तक, क्वालिटी फ्रॉम कॉम्प्लायंस टू परफॉर्मेंस। तो बेसिकली यह घटना मात्र मानकों का पालन करने से लेकर संगठनात्मक प्रदर्शन के शिखर तक पहुंचने के बदलाव को भी रेखांकित करती है। क्लियर? तो विश्व गुणवत्ता सप्ताह 2024, तो याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से मैं बात करूं तो आपको विश्व टीकाकरण दिवस 2024 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हमें डिस्कस करने हैं। तो अभी 10 नवंबर को हमने क्या सेलिब्रेट किया है? विश्व टीकाकरण दिवस सेलिब्रेट किया है, जो हर साल कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को मनाया जाता है। टीका दिवस सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा में टीके की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है। यह बीमारियों को रोकने और जीवन बचाने में टीकाकरण की शक्ति की याद दिलाता है। और यह दिन टीकाकरण जागरूकता के माध्यम से वैश्विक कल्याण को भी बढ़ावा देता है। तो विश्व टीकाकरण दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। क्लियर? तो याद रखना है आपको, 10 नवंबर को हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? विश्व टीकाकरण दिवस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज में विश्व निमोनिया दिवस। तो निमोनिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम 12 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व निमोनिया दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार भी हमने 12 नवंबर को क्या बनाया है? विश्व निमोनिया दिवस बनाया है। तो यह दिन विशेष रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में निमोनिया के प्रभाव पर केंद्रित है।
तो यह निवारक तरीकों को उजागर करता है, बेहतर उपचार विकल्पों को बढ़ावा देता है और इस बीमारी से जुड़ी मृत्यु दर को कम करने का भी प्रयास करता है। स्वास्थ्य संगठन, सरकारें और समुदाय निमोनिया से लड़ने के प्रयासों का समन्वय करते हैं। तो विश्व निमोनिया दिवस 2024। क्लियर। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट डे न्यूज। तो रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो कब मनाया गया है, 8 नवंबर को। तो रेडियोलॉजी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 8 नवंबर को स्वास्थ्य सेवा में रेडियोग्राफर और रेडियोलॉजिक्स तकनीशियनों की भूमिका का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। तो इस दिन की अगर मैं बात करूं, 2024 का विषय रहा है रेडियोग्राफर अनदेखी को देखना। तो यह दिन 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी 2024 की स्थापना 2011 में की गई थी, मतलब 2011 में पहली बार इसे मनाया गया था रेडियोलॉजी के यूरोपियन दिवस के अनुसरण के रूप में। तो यह दिन 1895 में विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ को चिन्हित करता था। यहां से पूछ लेगा एक्सरे की खोज किसने की है, कॉनराड रॉन्टजन ने इसकी क्या की है, खोज की है। तो याद रखना है आपको, कॉनराड से याद रख सकते हैं, रॉन्टगेन से आप याद रख सकते हैं। और कब खोज की गई थी इसकी, 1895 में। तो उनकी इस खोज की वर्षगांठ को ये चिन्हित करता है। तो विश्व रेडियोलॉजी दिवस या इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी जो हमने कब मनाया, 8 नवंबर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से है विश्व शहरीकरण दिवस। तो अभी हमने 8 नवंबर को शहरों में सतत समुदाय के विकास की योजनाओं की भूमिका को उजागर करने के लिए घर योजना से शुरू होते हैं थीम के साथ विश्व शहरीकरण दिवस का अनावरण किया है। तो प्रतिवर्ष कब मनाते हैं इस दिन को हम, 8 नवंबर को हम प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं विश्व शहरीकरण दिवस। यह दिन स्वस्थ सतत समुदाय के विकास में योजनाओं की भूमिका को मान्यता देता है और उसे बढ़ावा देता है। 2024 के विश्व नगर योजना दिवस का विषय रहा है घर योजना से शुरू होते हैं। WTPD को सबसे पहले यानी वर्ल्ड अर्बनाइजेशन डे को सबसे पहले 1949 में अर्जेंटीना के ब्यूनस ऑयर्स विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कार्लोस मार्लिया डेला पाओरा द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और तब से हम क्या मना रहे हैं, विश्व शहरीकरण दिवस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बुक एंड ऑथर से। तो इंपॉर्टेंट डेज से जितनी भी न्यूज बन रही थी वो हमने कवर की है, बुक्स एंड ऑथर से हैं। तो वित्तीय विशेषज्ञ हैं अजय ठाकुर, जिन्होंने अपनी नई बुक जिसका नाम क्या है, विजन टू विक्ट्री, उसका क्या किया है, अनलीशिंग इंडिया एसएमई प्लेटफॉर्म का विमोचन किया है। तो बुक, सबसे पहले तो बुक का नाम याद रखना क्या है, विजन टू विक्ट्री अनलीशिंग इंडिया एसएमई प्लेटफॉर्म। तो ये किसकी बुक है, अजय ठाकुर की बुक है, जिसका भी उन्होंने क्या किया है, अनावरण किया है। सो वित्तीय विशेषज्ञ हैं अजय ठाकुर, जिन्होंने अपनी नई बुक जिसका नाम क्या है, विजन टू विक्ट्री, उसका बेसिकली जो अनलीशिंग इंडिया द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज प्लेटफॉर्म, जिसका भी क्या किया है, विमोचन किया है। तो पुस्तक में विश्वास की शक्ति, एसएमई प्लेटफॉर्मों की वृद्धि और कोविड-19 के बाद की वसूली की जैसी बेसिकली जैसे विषयों के बारे में बताया गया है। तो यह उन एमएसएमई के प्रेरणादायक सफलता की कहानियों को दर्शाता है जो एक्सचेंज एसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने के बाद फली फूली हैं। अजय ठाकुर ने बॉम्बे स्टॉक ऑफ एक्सचेंज में एसएमई प्लेटफॉर्म की स्थापना और विकास के महत्वपूर्ण में भी भूमिका निभाई है। क्लियर। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है। हिंडाल्को ने 5वें वर्ष के लिए वैश्विक स्थिरता रैंकिंग में क्या किया है, शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में किसने अपने शीर्ष स्थान हासिल किया है, हिंडाल्को, जो किसकी है, आदित्य बिरला ग्रुप का ही एक बेसिकली जॉइंट वेंचर है। तो लगातार कॉन्जिक्यूटिव 5वें साल हिंडाल्को कौन से स्थान पर रहा है, वैश्विक स्थिरीकरण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो आदित्य बिरला समूह की धातु शाखा है, उसने लगातार 5वें वर्ष दुनिया की सबसे स्थायी एल्यूमिनियम कंपनी के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
2024 S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग के अनुसार कंपनी ने कुल 87 अंक प्राप्त किए। हिंडाल्को ने 2023 से 9 अंक सुधार किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 22 अंकों से पिछाड़ दिया। कंपनी के पर्यावरण, सामाजिक और शासक मानकों को बढ़ाने के निरंतर प्रयासों ने इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। क्लियर। तो हिंडाल्को ने 5वें वर्ष के लिए वैश्विक स्थिरता रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है, भारत का ऐतिहासिक उदय वीपो पेटेंट फाइलिंग 2023 में विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? 6वें स्थान पर रहा है। तो इंडिया जो बेसिकली पेटेंट फिलिंग 2023 रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग या उस रैंक के अकॉर्डिंग जो वीपो है वो कौन से स्थान पर है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भारत ने 6वां स्थान हासिल किया वीपो पेटेंट फिलिंग 2023 के अकॉर्डिंग। तो भारत ने 2023 में पहली बार बौद्धिक संपदा फाइलिंग में विश्व स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया? 6वां स्थान हासिल किया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के वैश्विक पेटेंट फाइलिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेटेंट फाइलिंग में 15.7% की वृद्धि हुई है। वहीं 2023 में 64,480 से अधिक पेटेंट दाखिल किए गए, जो लगातार 5 वर्ष 2 अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। भारत का योगदान अब प्रमुख आईपी अधिकारों में वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 देशों में शामिल है। तो याद रखना है, वीपो पेटेंट फाइलिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? विश्व में 6वें स्थान पर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट रैंक एंड रिपोर्ट से है, लंदन फिर से वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग में क्या रहा है? सबसे आगे रहा है। तो रैंक एंड रिपोर्ट से बात करूं, लंदन ने लगातार दूसरे वर्ष दुनिया के 100 शहरों ब्रांडों की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो ब्रांड फाइनेंस के ग्लोबल सिटी इंडेक्स द्वारा जारी की गई थी, तो इसे फाइनेंस ग्लोबल सिटी इंडेक्स के द्वारा जारी किया गया था। सर्वेक्षण में तुर्की, अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ब्राजील और चीन सहित 20 देशों के 15,000 लोग शामिल थे। लंदन की निरंतर रैंकिंग इसके वैश्विक प्रभाव और आकर्षण को भी दर्शाती है। तो याद रखना है, वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग में लंदन क्या रहा है? टॉप पर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है ऑब्चरी से। तो इंपॉर्टेंट, हमने अभी रैंक एंड रिपोर्ट से न्यूज देखी है, तो एक बार ऑब्चरी से देख लेते हैं। ऑब्चरी से इंपॉर्टेंट न्यूज, एच.एस. सोडी जो प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे, अभी उनका क्या हो गया है? 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो एच.एस. सोडी थे हरिंदर सिंह सोडी, जिन्हें भारत की बिल्ली के नाम से भी जाना जाता था। अभी उनका जो एक पोलो के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जिनका अभी 86 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। वे अपने कौशल और खेल के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। सोधी अपने करियर के शिखर पर +5 के दुर्लभ और अत्यधिक सम्मानित हैंडीकैप तक पहुंच गए थे। उनकी भारतीय पोलो में विरासत को प्रशंसा और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो एच.एस. सोडी आपको याद रखना है, जो प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे, जिनका भी 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लियर। तो पूछ लेगा यहां से, एच.एस. सोडी जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ है, वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो किससे रिलेटेड थे? ये स्पोर्ट्स पर्सन थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे, डांसर थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थे, कहां से थे? या पूछ ले कि भारत की बिल्ली किसे कहा जाता था? तो हरिंदर सिंह सोडी को। नेक्स्ट ऑब्चरी से ये क्रांतिकारी सारंगी वादक थे पंडित राम नारायण, जिनका भी 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो काफी फेमस पर्सनैलिटी थी पंडित राम नारायण जी, जो क्रांतिकारी भी थे, उसके साथ साथ सारंगी वादक थे, जो सारंगी प्ले करते थे, जिनका अभी 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो उनका निधन 8 नवंबर 2024 को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने निवास पर हुआ है। अपने वाद्य कौशल के लिए प्रसिद्ध उन्होंने सारंगी को एक पारंपरिक संगत वाद्य यंत्र से एक प्रतिष्ठित एकल प्रदर्शन में बदल दिया। उनकी विरासत को उनके परिवार, प्रशंसकों और पीढ़ियों के अनगिनत संगीत प्रेमियों द्वारा गहराई से संजोया जाता है। तो क्रांतिकारी सारंगी वादी पंडित रामनारायण का 96 वर्ष की आयु में निधन। क्लियर। नेक्स्ट ऑब्चरी से है, पूर्व सांसद है महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनका भी क्या हो गया है? निधन हो गया है।
तो भारतीय जनता पार्टी से थे पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़, जिनका अभी 10 नवंबर 2024 को 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो वे मेवाड़ के शाही परिवार के सदस्य थे। इनका इलाज राजस्थान के उदयपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, और वे राजस्थान के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्यों में भी अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। तो पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन। क्लियर। तो नेक्स्ट भी हमारी ऑब्चरी से न्यूज है। दिल्ली गणेश जो भारतीय अभिनेता थे, अभी उनका 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो तमिल अभिनेता थे दिल्ली गणेश, जिनका भी शनिवार रात को 80 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। तो वह थोड़ी बीमारी के बाद चेन्नई में अपने निवास पर इनका निधन हो गया। गणेश अपनी उल्लेखनीय बहुमुखी प्रतिमा के लिए 400 से अधिक फिल्मों में प्रसिद्ध थे। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, वह फिल्म उद्योग में एक स्थायी विरासत छोड़ गए थे, और उनके पीछे उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। तो याद रखना है, दिल्ली गणेश किस चीज से रिलेटेड है, ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ये तमिल अभिनेत्री थे। नेक्स्ट ऑब्चरी से है मदन मोहन सोमटिया, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और मेवाड़ प्रजा मंडल के सदस्य थे। अभी उनका 102 वर्ष की आयु में क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो मदन मोहन सोमटिया जो एक समर्पित स्वतंत्रता सेनानी और मेवाड़ प्रजा मंडल के प्रमुख सदस्य थे, उनका 102 वर्ष की आयु में अभी निधन हो गया। तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके साथ साथ ब्रिटिश शासन के तहत कई बार गिरफ्तारी और कठिनाइयों का भी सामना किया। सोमटिया हृदय और श्वसन संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे, और उनके निधन से 2 सप्ताह पहले उन्होंने श्री गोवर्धन सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। क्लियर। नेक्स्ट ऑब्चरी से यह विश्व प्रसिद्ध थे मृदंगम विद्वान वरद राव कमलाकर राव, जिनका भी क्या हो गया है, निधन हो गया है। तो संगीत जगत ने मृदंगम के एक महान कलाकार और विद्वान वरद राव कमलाकर रवि को खो दिया है। राव का राजमुंद्री में 88 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। वह मृदंगम में अपनी विशेषज्ञता और नवाचारी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। उनका कर्नाटक संगीत में योगदान और प्रसिद्ध संगीतकारों के साथ सहयोग भारतीय संगीत पर उनके प्रभाव को रेखांकित करता है। तो विश्व प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान वरद राव कमलाकर राव का निधन। तो क्या प्ले करते थे ये, मृदंगम। तो पूछ लिया जाएगा कि ये क्या प्ले करते थे, तो मृदंगम प्ले करते थे। क्लियर। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है। तो इंपॉर्टेंट ऑब्चरी न्यूज हमने देखी है। अब देखते हैं हम एक बार अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से। कुणाल दलाल को एजुकेटर वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 में सम्मानित किया गया है। तो कुणाल दलाल जो JBCN एजुकेशन के प्रबंधन निर्देशक हैं, उनको हाल ही में वर्ष की शिक्षा नेता के रूप में क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। पुरस्कार गुरुग्राम में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड्स 2024-25 में प्रस्तुत किए गए। इस प्रतिष्ठित सम्मान ने उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय स्कूल के प्रगतिशील नेटवर्क के निर्माण के प्रति उनकी समर्पणता का जश्न मनाया है। तो कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया। दलाल के प्रयासों ने भारत में शिक्षा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। क्लियर। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, अवार्ड से डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। JBCN एजुकेशन के डायरेक्टर हैं कुणाल दलाल, जिनको एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर चुना गया। नेक्स्ट अवार्ड से ये FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024। तो अभी 8 नवंबर 2024 को मस्कट ओमान में FIH हॉकी स्टार समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर भारत से हरमनप्रीत सिंह और PR श्रीजेश चमके। तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, जिनको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी क्या किया गया है, नामांकित किया गया है। वहीं महान गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, जिनको वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है।
पुरस्कार का निर्धारण एक मतदान प्रक्रिया द्वारा किया जाता है जिसमें राष्ट्रीय टीम के कप्तान, कोच, विशेषज्ञ और प्रशंसक साथ ही मीडिया प्रतिनिधित्व शामिल होते हैं। तो FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2024 हरमनप्रीत सिंह और पिया श्रीजेश इसमें चमके। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से ये है, वयोवृद्ध फिल्म निर्माता थे फिलिप नायस जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? फिल्म निर्माता फिलिप नॉयस को। तो ऑस्ट्रेलिया फिल्म निर्माता है फिलिप नॉयस जिनको प्रतिष्ठित सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नॉयस अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं जैसे कि क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर सॉल्ट और रैबिट प्रूफ फिंच। पुरस्कार गोवा में 55वें बेसिकली सम्मान अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किए गए और इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया त्योहार क्या रहा है? फोकस कंट्री रहा है। तो वयोवृद्ध फिल्म निर्माता फिलिप नायस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। क्लियर। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से है, कोयला मंत्रालय ने स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह और MDO पर हितधारक परामर्श का आयोजन किया है। तो कोयला मंत्रालय ने नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट खानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह और माइन डेवलपर्स कम ऑपरेटर पर हितधारक परामर्श का आयोजन किया। केंद्रीय मंत्री गंगापुरम किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे क्रमशः मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि थे। 47 कोयला खदानों ने खनन संचालन, पर्यावरणीय प्रथाओं और श्रमिक सुरक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 5 स्टार रैंकिंग भी हासिल की। उसके साथ साथ जो खनन मंत्रालय है उसने IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर 100 से अधिक पाठ्यक्रम पूरे करने वाले 13 कर्मचारियों को आदर्श कर्मयोगी पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। तो कोयला मंत्रालय ने स्टार रेटिंग पुरस्कार समारोह और MDO पर हितधारक परामर्श का आयोजन किया। नेक्स्ट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन से यह है, दरसिंह खुराना जिनको UK में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो भारतीय अभिनेता हैं दरसिंह खुराना जिनको UK में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। तो भारतीय अभिनेता और परोपकारी दरसिंह खुराना को मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके कार्य के लिए महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एस्मोलियम संग्रहालय में प्रस्तुत किए गए। खुराना ने ऑक्सफोर्ड यूनियन में आयोजित ग्लोबल मेंटल हेल्थ समिट 2024 में मुख्य वक्ता के रूप में सेवा की। उन्होंने समोआ के अपिया में राष्ट्रमंडल सरकार प्रमुखों की बैठक में भी भाग लिया जहां उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य पर एक सत्र का संचालन किया। क्लियर। तो याद रखना है महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दरसिंह खुराना जो भारतीय अभिनेता है उनको उनके परोपकार के लिए और लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे थे जिसमें मैंने बताया था आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट है। 32 के अंदर रिट्स 5 तरह के रिट जारी कर सकता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट के पास जहां पर प्रेसिडेंट को अगर लीगल एडवाइस की जरूरत हो तो सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़ जिन्होंने अभी क्या कर दिया है, जिनका अभी कार्यकाल समाप्त हो गया है। तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने रविवार को अपना कार्यालय समाप्त किया। उनका 2 साल का कार्यकाल ऐतिहासिक फैसलों और महत्वपूर्ण सुधारों से चिन्हित था। चंद्रचूड़ के नेतृत्व ने भारतीय न्यायपालिका पर एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ा है। उनका न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सुलभता पर ध्यान न्यायपालिका के भविष्य को आकार देता है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये ली क्वान हाई दूसरी बार वर्ल्ड सेलिंग के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो सिंगापुर ने 9 नवंबर को आयोजित वर्ल्ड सेलिंग जनरल असेंबली में ली क्वान हाई को नए 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष चुना है। ली ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय महासंघ के एकमात्र चीनी अध्यक्ष भी हैं। उसे 55 वोट मिले जिसमें उसने अपनी प्रतिस्पर्धी रोडियो लुका को 2 वोट और फिलिप रोव को 29 वोट के साथ क्या किया है, पराजित किया है।
ली का नेतृत्व हाल के वर्षों में वर्ल्ड सेलिंग की वृद्धि और स्थिरता के लिए केंद्रित रहा। तो सिंगापुर में 9 नवंबर को आयोजित वर्ल्ड सेलिंग जनरल असेंबली में ली क्वान हाई को नए 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष चुना गया। क्लियर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये अभी हमने पढ़ा था, चंद्रचूड़ जी थे जिनका अभी कार्यकाल समाप्त हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज अभी किसको अपॉइंट किया गया है? संजीव खन्ना जी को। तो 51वें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 51वें कौन बने हैं? संजीव खन्ना जी, जिन्होंने अभी क्या किया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ को रिप्लेस किया है। तो 11 नवंबर को संजीव खन्ना जी ने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का। न्यायमूर्ति खन्ना की नियुक्ति न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की सिफारिश के बाद हुई और इसे 24 अक्टूबर को केंद्र द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया गया। वे 13 मई 2025 तक 6 महीने का कार्यकाल पूरा करेंगे और अपने नए पद में ऐतिहासिक निर्णयों की विरासत लाते। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से यह है FIH प्रेसिडेंट। तो अभी किसको चुना गया है? तो तैयब इकरम रे को रीइलेक्ट किया गया है FIH प्रेसिडेंट। तो ए ट्रम्प फॉर पाकिस्तान हॉकी। तो तैयब इकराम को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे 49वें FIH कार्यक्रम में मस्कट ओमान में इकराम ने 126 में से 79 वोट हासिल किए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी बेल्जियम के मार्क कुड्रोन को पछाड़ दिया, जिन्हें 47 वोट मिले थे। उनका पुनः चुनाव व्यक्तिगत मान्यताओं को दर्शाता और वैश्विक हॉकी में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव को भी ये चिन्हित करता है। तो याद रखना, तैयब इकराम फिर से क्या चुने गए हैं? FIH अध्यक्ष चुने गए। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से है सोनू सूद थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त किए गए। तो सोनू सूद को थाईलैंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर और मानद पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया है। अपने परोपकारिता के लिए प्रसिद्ध, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान यह भूमिका उनके वैश्विक पहुंच और प्रभाव को बढ़ाती है। सोनू सूद और थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय के बीच का सहयोग का उद्देश्य भारत में थाईलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। यह नियुक्ति उनके लिए एक और उपलब्धि भी है। तो सोनू सूद थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट से ये है, RBI ने प्रणव चोड़ा को JP मॉर्गन चेस बैंक इंडिया का CEO नियुक्त किया है। तो अभी JP मॉर्गन चेस बैंक के CEO किसको बनाया गया है? प्रणव चोड़ा को। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने JP मॉर्गन चेस एंड कंपनी की घरेलू बैंकिंग इकाई JP मॉर्गन इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रणव चोड़ा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बेसिकली चोड़ा 3 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और इससे पहले जो प्रभव देव सिंह थे उनका ये जगह लेंगे। अपने नए पद में चावड़ा कॉर्पोरेटिव बैंकिंग डिवीजन का भी नेतृत्व करेंगे, जो बैंक की वाणिज्यिक और कॉर्पोरेटिव बैंकिंग सेवाओं को मिलाने की रणनीति को दर्शाता है। जे प्रणव चोड़ा या चावला है, उन्होंने 2019 में JP मॉर्गन में क्लाइंट बैंकिंग और विशेष उद्योग के प्रमुख के रूप में जगह बनाई थी, जो भारत में स्थित मध्य आकार की कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। क्लियर। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस है। लास्ट कैटेगरी हमारी COP19। तो COP19 की जो बेसिकली समिट है वो कहां पर आयोजित की गई है? बाकू अजरबैजान में। तो जलवायु शिखर सम्मेलन है COP19, तो उसी से रिलेटेड बेसिकली कुछ पॉइंट्स हैं। तो 11 नवंबर को अजरबैजान के बाकू में 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन, जिसे हम COP29 के नाम से जानते हैं, उसका आयोजन किया गया। चर्चाओं का ध्यान महत्वपूर्ण जलवायु वित्त तंत्रों पर केंद्रित होगा, विशेष रूप से नए न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल पर। शिखर सम्मेलन जो 22 नवंबर तक चलेगा, उसका उद्देश्य तत्कालीन वैश्विक जलवायु मुद्दों को संबोधित करना है। COP29 को वित्त कोप कहा गया है क्योंकि इसका मुख्य ध्यान वित्तीय रणनीति पर है, जिसमें अधिक वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए जोर और जलवायु कार्यवाही में निजी क्षेत्र की भूमिका शामिल है। तो COP29 बाकू अजरबैजान में महत्वपूर्ण जलवायु शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट समिट से भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल।
कहां पर? गोवा पणजी में स्टार्ट हुआ है। तो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? पणजी गोवा में शुरू किया गया है। यह वार्षिक आयोजन सिनेमाई उत्कृष्टता का पर्याय बन गया है और गोवा को वैश्विक संस्कृति, प्रतिभा और सिनेमा के एक जीवंत केंद्र में बदल देता है। IFFI फिल्म प्रेमियों, उद्योगों के नेताओं और नवोदित फिल्म निर्माताओं को अपनी फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। त्योहार कलात्मक उत्सव और सांस्कृतिक आदान प्रदान का भी एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। नेक्स्ट सबमिटन कॉन्फ्रेंस है ये 2024 में 3 से 6 नवंबर तक नई दिल्ली में ISA असेंबली यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली की मीटिंग कंडक्ट की गई है। कहां पर? भारत मंडपम में। तो ISA का जो 7वां सत्र है वो 3 से 6 नवंबर तक चला, जो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मंत्रियों, मिशन प्रमुखों और 120 सदस्यों और हस्ताक्षर देशों के प्रतिनिधियों, साथ ही साझेदार संगठनों और हितधारकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अपने सदस्य देशों में विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां ऊर्जा की पहुंच सीमित है, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। आशीष खन्ना ISA के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस है ये काली कोलंबिया में CBDCOP की 16वीं बैठक आयोजित की गई है। तो पारिस्थितिक तंत्र विविधता पर सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक काली कोलंबिया में आयोजित की गई। सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति था, जो 2022 कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे पर प्रगति का आंकलन करने पर केंद्रित था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने 29 अक्टूबर 2024 को भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया है। सम्मेलन ने विश्व का पहला वैश्विक पारिस्थितिक तंत्र एटलस लॉन्च किया और भविष्य में प्राकृतिक संरक्षण के निर्णयों में स्वदेशी लोगों को शामिल करने के लिए एक सहायक निकाय स्थापित करने पर भी सहमति व्यक्त की। क्लियर? तो ये थे हमारे 10, 11 और 12 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स, महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय समाचारों पर चर्चा की, हमने राष्ट्रीय समाचार देखे, राज्य समाचार से, बैंक और वित्त से, रक्षा समाचार डिस्कस किए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से देखे, रीसेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स देखे जो अभी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे, उनकी थीम्स देखी, उनका रीजन देखा और कब से उनकी शुरुआत की गई। बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट एक न्यूज देखी थी जहां पर एक बुक का अनावरण किया गया था, उसके राइटर्स के बारे में हमने चर्चा की। इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल रैंकिंग से रिलेटेड हमने चर्चाएं की जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की डेथ हुई थी, उससे रिलेटेड हमने न्यूज पर चर्चा की। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हमने देखा, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से देखा और लास्ट हमारी कैटेगरी थी सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस। तो ये कैटेगरीज में हमने न्यूज देखी थी। अब एक बार क्विक समरी रिवाइज करते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। तो शुरुआत की थी हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने 6-7 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे थे, जिसमें सबसे पहले हमने जस्ट डिस्कस किया था करतारपुर साहिब कॉरिडोर का। अभी करतारपुर साहिब कॉरिडोर जिसे 2019 में बनाया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसने अपने क्या किए हैं, 5 साल पूरे किए हैं। उसके साथ साथ जो BC कनाडा है, कैनेडियन पेटेंट है, उसने अभी एक ह्यूमंस के अंदर H5 बर्ड फ्लू का केस देखा। उसके साथ साथ जो कनाडा ने SDS वीजा प्रोग्राम चला रखा था भारत और 13 अदर कंट्रीज के लिए, उसको उसने कैंसिल कर दिया है। भारत और बिम्स्टेक का हमने डील देखी बेंगलुरु में एनर्जी हब स्टैब्लिश करने के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा कि मॉरिशस के न्यू प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कौन तैयार हैं, रामगुलम। और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की सऊदी अरब की हमने यात्रा देखी और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन रहे थे उन पर भी चर्चा। नेक्स्ट हमने डिस्कस की नेशनल न्यूज। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखा था जिसमें उस सुप्रीम कोर्ट ने 4:3 के रेशो से 1967 के AMU माइनॉरिटी स्टेटस के दर्जे को या फैसले को पूरी तरह से क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उसके साथ साथ हमने 5वां नेशनल EMRS फेस्ट देखा था जो ट्राइबल हेरिटेज और बिरसा मुंडा की लेगेसी को बताता है। और PM विद्या लक्ष्मी स्कीम देखी जो बेसिकली स्टूडेंट्स को, माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असेसमेंट देगा फॉर हायर एजुकेशन।
क्लियर। तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचार में हमने ये महत्वपूर्ण कैटेगरी देखी। उसके बाद हमने शुरुआत की राज्य समाचार के साथ। राज्य समाचार में सबसे पहले हमने उत्तराखंड से न्यूज देखी, जिसमें हमने देखा इकास बकवाल जो सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, वृद्ध दीपावली के नाम से भी जानते हैं, जो दीपावली के 11 दिन बाद एकादशी वाले दिन मनाया जाता है। कुछ राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस की शुरुआत हुई थी, उससे हमने न्यूज देखी थी। उसके साथ साथ फायर सर्विस एक्सपेंशन के लिए अमित शाह जी का बजट देखा, और एडीबी और उत्तराखंड का 200 मिलियन यूएस डॉलर के लोन का अप्रूवल भी देखा। बैंक और वित्त से हमने देखा था सिडबी को एक्सपेंड किया गया है, सीतारमन जी ने लॉन्च किया है एमएसएमई आउटरीच। उसके साथ साथ हमने नारी शक्ति ब्रांच देखा था, जिसको बेसिकली अलग अलग जगहों पर स्टैब्लिश किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पहली बार नेचर बॉन्ड जारी किए हैं 100 मिलियन यूएसडी डॉलर के। आरबीआई की हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को लेकर रिपोर्ट देखी, और उसके साथ साथ मैनकाइंड फार्मा ने क्या कर लिया है, एक्विस्ट कर लिया बीएसवी के 13,768 करोड़ में बचे हुए शेयर्स। नेक्स्ट हमने डिफेंस से न्यूज देखी। देखो डिफेंस से सबसे पहले तो हमने कोस्टल गार्ड से देखी। इंडिया और श्रीलंका के कोस्टल गार्ड के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास देखा, जो पहली बार भारत का अपनी तरह का अभ्यास है। और रशियन पंतसीर सिस्टम देखा, जो भारत के डिफेंस अर्नेजल में ऐड किया गया है। और सीडीएस अनिल जनरल चौहान जी की अल्जीरिया यात्रा के बारे में भी हमने चर्चा की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से टाटा का नोएडा में इन्वेस्टमेंट देखा, नोएडा एयरपोर्ट पे, जो लगभग 550 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट था रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। उसके साथ साथ दोहरी ब्लूमिंग पौधे की एक न्यू प्रजाति पश्चिमी घाट में पाई गई है। इसरो और आईआईटी मद्रास का हमने कोलैबोरेशन देखा स्पेस क्राफ्ट थर्मल रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश करने के लिए। उसके साथ साथ हमने देखा आईयूसीएन की रिपोर्ट, जिसमें बताया गया कि 38% भारत में क्या है ऐसे वृक्ष हैं जो खतरे में है या विलुप्त होने के खतरे में है। और नासा ने पहले अंतरिक्ष आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर के लिए प्रोटोटाइप टेलीस्कोप का अनावरण किया। नेक्स्ट स्पोर्ट से हमने देखी थी अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024, जिसमें भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। 9 पदक जीते हैं, जिसमें से 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज है। और चिराग चिकारा ने स्वर्ण पदक जीता है। इंपॉर्टेंट डेज में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनकी जयंती को चिन्हित है। विश्व गुणवत्ता सप्ताह, विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व निमोनिया दिवस, अंतरराष्ट्रीय रेडियोलॉजिस्ट दिवस और विश्व शहरीकरण दिवस से हमने न्यूज देखी। उसके साथ साथ बुक से अगर मैं बात करूं तो हमने बुक देखी थी विजन टू विक्ट्री, जो किसकी बुक है, अजय ठाकुर जी की बुक है। रैंक एंड रिपोर्ट से हमने महत्वपूर्ण खबरें देखी, जिसमें हमने देखा हिंडाल्को ने 5वें वर्ष के लिए वैश्विक स्थिरता रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। उसके साथ साथ भारत का ऐतिहासिक उदय वीपो पेटिंग फाइलिंग 2023 में भारत 6वें स्थान पर रहा, और लंदन फिर से वैश्विक शहर ब्रांड रैंकिंग में क्या रहा है, सबसे आगे रहा है। शोक समाचार में हमने एचएस सोढी जी जो प्रसिद्ध पोलो खिलाड़ी थे, उनका निधन हो गया है। उसके साथ साथ पंडित राम नारायण जो सारंगी से बिलोंग करते थे, और पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ का भी निधन हो गया। दिल्ली गणेश अभिनेता थे। मेवाड़ प्रजामंडल के सदस्य मदन मोहन सोमटिया, उनका भी निधन हो गया। और प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान थे वरद राव, जिनका कमलाकर राव, जिनका भी निधन हो गया। पुरस्कार से हमने देखा था वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 किसको दी गई है, कुणाल दलाल को। नेक्स्ट पुरस्कार और मान्यताओं से हमने देखा FIH हॉकी स्टार 2024 हरमनप्रीत सिंह और पिया श्रीजेश जी को दिया गया है। वरिष्ठ फिल्म निर्माता फिलिप नॉइस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। कोयला मंत्रालय से स्टार रेटिंग देखी, और दराज सिंह खुराना को यूके में महात्मा गांधी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। नियुक्तियों से सबसे पहले तो हमने देखा न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ जो भारत के 50वें CJI थे, उन्होंने अभी रेजिग्नेशन दे दिया है। ली क्वालहाई को दूसरी बार वर्ल्ड सेलिंग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तैयब इकबाल को FIH अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया, जो पाकिस्तान की हॉकी के लिए एक जीत है। सोनू सूद को थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और मानक पर्यटन सलाहकार नियुक्त किया गया।
नेक्स्ट हमने नियुक्ति और इस्तीफे से देखा था। आरबीआई ने जेपी मॉर्गन चेस बैंक इंडिया के सीईओ के रूप में प्रणव चूड़ा को मंजूरी दी है। उसके साथ साथ हमने शिखर सम्मेलन और सम्मेलन समाचार देखे, यानी जो बेसिकली इंपॉर्टेंट सबमिट एंड कॉन्फ्रेंस हुई है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट हमने देखी COP29, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबमिट है। कहां पर आयोजित किया गया COP29 का? बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 55वां भारत का कहां पर? गोवा के पणजी में हुआ है, जो बेसिकली भारत का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल है। उसके साथ साथ यहीं पर हमने सत्यजीत रे अवार्ड देखा था जो दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया इस बार क्या रहा है? फोकस देश रहा है। आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 7वीं मीटिंग देखी, जो कहां पर? दिल्ली, नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित की गई। और सीबीडी कॉप की 16वीं बैठक कोली कोलंबिया में आयोजित की गई। क्लियर? तो ये थे 10, 11 और 12 नवंबर 2024 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।